झारखंड के फॉर्मर डीजीपी अनुराग गुप्ता के ऊपर यहीं के एक थाने में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग के साथ एलिजेड कनेक्शन के लिए एफआईआर दर्ज किया गया है और इस मुद्दे को बीजेपी लगातार उठाते रही है। नेता प्रतिपक्ष राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे पे लगातार मुखर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। कितना गंभीर मामला है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, फॉर्मर डीजीपी मतलब अभी जो है उनको रिप्लेस किया गया है, लगातार आप बातें उठा रहे थे, इस बात को उठा रहे थे और अब उनके ऊपर एक एफआईआर भी हो जाता है यहीं रांची के एक थाने में। एलिजेड कनेक्शन है उनका एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड गैंग के साथ। देखिए, हमने विषय को उठाया है, मैंने दो तीन बातें कहा है। पहली बात तो क्या है कि आज जो मुख्यमंत्री है, उस समय जब अनुराग गुप्ता के ऊपर कई एलिगेशन था और लगातार उनका उन्होंने विरोध किया और जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो फिर उनको निलंबित किया। लगभग 2 साल तक वो निलंबित ही रहा और निलंबन से उन्होंने जब मुक्त किया तो सारे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन हो या भारत सरकार का जो रूल रेगुलेशन है डीजी की नियुक्ति में, सब कुछ ताक पर रख करके उनको डीजी पुलिस बनाया और पिछले 30 अप्रैल को वो रिटायर कर गए। भारत सरकार ने उस आशय की राज्य सरकार को एक पत्र भी लिख करके दे दिया। वो अप एंडोमेंट में है सब कुछ। उसके बाद भी गलत तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको बनाए रखा, बल्कि उनकी अवधि विस्तार के भी उन्होंने निर्णय कर दिया। 2 साल का एक्सटेंशन, 2 साल का एक्सटेंशन को लेकर के हमने उस समय भी विरोध किया था। यहाँ तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, मामला अभी भी लटका हुआ था। और जब अचानक एक दिन आता है कि हेमंत सोरेन जी ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुराग गुप्ता का त्याग पत्र ले लिया, तब स्वाभाविक है हर किसी के मन में एक बातें आएगी कि भाई जिस अफसर का वो विरोध कर रहे थे, जिसको इन्होंने 2 साल तक निलंबन रखा, निलंबन मुक्त करने के बाद जिसको इन्होंने नियम कानून को ताक पर रख करके उनको डीजी पुलिस नियुक्त किया और जब उनकी सेवा समाप्त हो गई उसके बाद भी 2 साल का उनको एक्सटेंशन गलत तरीके से दिया और अचानक फिर उनसे त्याग पत्र लेना, तो ये संदेह होता है, जन्म देता है कि भाई आखिर तब मैंने थोड़ी बहुत तहकीकात करने की कोशिश की। उसके बाद जो कुछ भी आया सामने वो बड़ा भयावह। आप सबने देखा होगा कि वो डीजीपी पुलिस के साथ साथ सीआईडी का भी डीजी पुलिस वही थे, एसीबी का भी डीजी पुलिस वही थे और उस समय आप सबने देखा होगा कि शराब घोटालों को लेकर के ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। बिल्कुल। जबकि उन शराब में जो गड़बड़ी है उसका हमने 2 साल पहले ही पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री को। इसमें किस प्रकार से गड़बड़ी हो रहा है, किन किन लोगों को काम देने के लिए सारे कवायद विभाग कर रही है, आप इस पर देखिए। लेकिन उन्होंने नहीं देखा और जिन जिन चीज़ों को मैंने लिखा था बाद में वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ कि अमुक अमुक लोगों को ही काम मिल गया। और फिर जब गड़बड़ी हुआ तब भी कोई जांच नहीं किया। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में एक केस हो गया था और छत्तीसगढ़ में केस हुआ, छत्तीसगढ़ में फिर चुनाव हुआ, राज्य में फिर से सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी। तो इन लोगों ने क्या हुआ कि उसके बाद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जांच को सीबीआई को लिख दिया। ये जानकारी झारखंड को भी मिला शायद और इसके बाद इन लोगों ने ताबड़तोड़ एक्शन किया। उस समय चौबे जी का गिरफ्तारी और कौन कौन लोगों का गिरफ्तारी हुआ, अभी नाम भी याद नहीं है सबका मुझे याद कितना, चूंकि हमको पता नहीं था कि आप इस नहीं तो कागज लेकर के मैं बैठता। उन सबको गिरफ्तार किया। अच्छी बात है, गिरफ्तार किया। कोई भी गलत करता है गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन ध्यान में आया 90 दिनों के बाद भी उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं किया। इस कारण से कई एक लोगों को बेल हो गई। कई लोगों की तो जानकारी मिल रहा है बेल नहीं दिया, बेल मैंने क्या बोलते हैं, गिरफ्तार ही नहीं किया, एक्सटॉर्शन किया, पैसा लिया उससे। यानी एक प्रकार से उसमें बचाने का काम किया और उसमें से मोटी रकम की लेन देन हुई है, इस प्रकार की यह पता चल रही है। उस प्रकार की कई एक मामला ऐसा है, कहीं कहीं जमीन को लेकर के अगर कहीं पता चल गया तो फिर उसको एसआईटी या सीआईडी में ट्रांसफर करना,
फिर आप सब ने सुना होगा कि गुजरात पुलिस ने जो कफ सिरप को लेकर के झारखंड सरकार को किया था, तो धनबाद में पुलिस ने उस पर कार्रवाई प्रारंभ की। फिर अनुराग गुप्ता का डीजी पुलिस का टेलीफोन जाता है कि इसको सीआईडी टेक ओवर करेगी, लेकिन आज तक पता नहीं चला टेक ओवर हुआ फिर क्या हुआ नहीं हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसी प्रकार से जमीन के क्षेत्र में भी जहां पर खरीद फरोख्त कहीं भी हुआ, थोड़ा गड़बड़ी हुआ या नहीं हुआ, तब भी लोगों को बुला करके एक्सटॉर्शन करना, पैसा वसूलना। और हद तो तब हो गई जब अभी आपने देखा कुछ दिन पहले रिया सिन्हा की गिरफ्तारी होती है। रिया सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी हमें मिली, उनका मोबाइल चैट पर अनुराग गुप्ता के साथ जो चैट किया है वो सारी चीजें ये पुलिस के पास होगी। जब इसलिए मैंने कहा एनआईए जांच होगी तो ये सारे पता चल जाएगी। उस पर कई तथ्यों की जानकारी मिली। क्योंकि रिया सिन्हा के हस्बैंड सुजीत सिन्हा है, वो क्रिमिनल है, गैंगस्टर है एक प्रकार से, और उनका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो, यानी एक प्रकार से उनके साथ सांठगांठ करके दूसरे अपराधियों की हत्या होती है। अमन साहू की इनकाउंटर होता है, वो भी अपराधी थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई शरीफ इंसान थे, उनसे भी पूरे झारखंड लोग तबाह थे। और उसके बाद जब सुजीत सिन्हा चाईबासा की जेल में बंद थे तो उसको फिर पलामू शिफ्ट कर दिया जाता है। सामान्यतः कोई भी इस प्रकार से अपराधी होते हैं तो जिस जिला से जुड़ाव रहता है, जिस जिला में उनका रंगदारी होता है, तो उधर तो उनको नहीं रखा जाता है, लेकिन उनको फिर वहां करना, ये सब बिल्कुल दिखता है कि भाई किस प्रकार से उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया। और सुजीत सिन्हा का और प्रिंस खान का जो सिंडिकेट का जो पता चला है, तो सारी चीज जांच होगी तब बनी। वो लोग एक प्रकार से मिल करके सिंडिकेट चला रहा था, लोगों को धमकाना, व्यवसायों को। एफआईआर तो सर हो चुका, अब आप लोग क्या नहीं एफआईआर तो हुआ, वो जांच हो तो मामला देखेगी, लेकिन एफआईआर में कितना उम्मीद कर सकते हैं? कहाँ एफआईआर हुआ है? यही नहीं हुआ एफआईआर। सरकार केस क्या है? हेमंत सोरेन की, तो नहीं चाहेंगे कि वहां तक कोई जांच हो। तो इसीलिए इससे कोई बहुत मामला नहीं। और उसमें से ये हुआ कि जब रिया सिन्हा पकड़ाए, उस समय अपराधी लोग पकड़ाए, तो क्या पता चला हथियार कहां से आता है? पाकिस्तान के रास्ते पंजाब होकर के कोई मोगा या मेगा ऐसा कोई जगह है, वहां पर ड्रोन से ड्रॉप किया जाता था, और वहां से यानी एक प्रकार से इंटरनेशनल गैंग इसमें से शामिल दिखाई पड़ रहे हैं। और इसलिए हमने कहा कि जहां पर इतना हथियारों की, यहाँ पर ये रंगदारी सारे कुछ दिखता है। और अनुराग गुप्ता का अतीत भी, जब बिहार नहीं अलग हुआ था झारखंड, उस समय भी उनका कई एक ऐसे घटनाएं हैं। गया मगध विश्वविद्यालय, अभी भी केस उसका कोर्ट में पड़ा हुआ है, केस खत्म नहीं हुआ है, भले उनकी पत्नी बेल ले लिए हो, लेकिन किस प्रकार से ये व्यक्ति अपराधी रहे हैं, आपराधिक किस्म के रहे हैं, और उनको एक महत्वपूर्ण पदों पर बिठा के रखना। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भाई इस सारे मामले को सीबीआई से, क्या कहते हैं, एनआईए से जब तक जांच नहीं होगी तब तक ये सारे तथ्य खुलेंगे नहीं, मामला क्या है। और झारखंड सरकार उसकी जांच करेगी, हमें इस पर शक होता है। क्योंकि जहां भी जांच होगी, आखिर हमने बताया ना कि आखिर इनको कैसे बैठाया, क्यों बैठाया, ये सारे सवाल उठेंगे, खुलेगा मामला। तो आप सबको पता है फोर्डर स्कीम में एक पत्र लिखे थे एक अफसर के बारे में, जगन्नाथ मिश्रा, तो जीवन भर वो क्या बोलते हैं, कोर्ट जेल इसी का ही यात्रा करते रहे। अब बेचारे आप तो धरती पर नहीं रहे। तो ये जो स्थिति है ना, यही तो है उनकी स्थिति। इसलिए हमने कहा कि भाई एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत। बाबूलाल मरांडी जी, साफ तौर से कहना है जिस तरह का कनेक्शन और क्रिमिनल सिंडिकेट के साथ उनके एलिज्ड कनेक्शन है, ऐसा लगता है कि उसके तार काफी ऊपर तक जुड़े हो सकते हैं। लिहाजा एनआईए जांच होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका आरोप है कि सरकार संरक्षित कर रही थी उनके कनेक्शंस को, और जिस तरह से वो दूत कार्य करते थे, या फिर जिस तरह से सरकार के लिए कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि जो कार्य करते थे। लिहाजा अगर तह तक जाना है इस मामले के, तो एनआईए जांच होनी ही चाहिए। एनआईए जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।